हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस जैसे यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे जरूर से चेक कर लें, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टीओसी यूनिट के एमसीक्यूज के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज। तो बेसिकली जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है वो कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, हमें वो चीज़ बतानी है। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज टाइप 0 एंड ऑप्शन बी इज टाइप 1, ऑप्शन सी इज टाइप 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज टाइप 3। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा चॉम्स्की हायरार्की से है। तो बेसिकली चॉम्स्की हायरार्की में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज रिकर्सिव एंड न्यूमरेबल विच इज़ आवर टाइप 0। एंड टाइप 0 लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होता है। एंड टाइप 1 इज बेसिकली context sensitive language which uses linear bound automata, and type 2 is basically context free language which uses push down automata, and our last type is type 3। and type 3 में लैंग्वेज हमारा होता है रेगुलर लैंग्वेज, एंड रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन का यूज किया जाता है। दैट्स वाई टाइप 3 लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्स डैश नंबर ऑफ स्टैक्स। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा कितने नंबर ऑफ स्टैक्स का यूज करता है वो चीज़ हमें बतानी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ई इज 2, ऑप्शन बी इज 1 एंड ऑप्शन सी इज 0 एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में हम एक भी स्टैक का यूज नहीं करते, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा वैसी स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता जिस स्ट्रिंग में हम कंपेरिजन कर रहे हो, एंड दैट इज ओनली द ड्रॉबैक ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा के मेनली 3 ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक इज लिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज लिमिटेड पावर, एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज स्ट्रिंग विदाउट कंपेरिजन। तो अगर कोई स्ट्रिंग में कंपेरिजन है तो वो फिर फाइनाइट ऑटोमेटा उसको सपोर्ट नहीं करता, फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड अगर स्ट्रिंग में कंपैरिजन है, इन दैट केस ओनली वी यूज स्टैक टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। एंड इट यूजेस बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो मशीन हमारा स्टैक को यूज करता है एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। दैट्स वाई फाइनाइट ऑटोमेटा में हम एक भी स्टैक का यूज नहीं करते। दैट्स वाई ऑप्शन सी दैट इज 0 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। फाइनाइट ऑटोमेटा हैज। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या चीज़ है उन ऑप्शन से हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इज अनलिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन बी इज लिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन सी इज नो मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में ही बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा का एक ड्रॉबैक है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में लिमिटेड मेमोरी होती है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो फाइनाइट ऑटोमेटा में लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड पावर होता है, एंड वो वैसी ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसमें कि हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। That's why option B is the right answer. Now let's move on to the fourth number question. Fourth question है कि a finite automata accepts। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, ये अगेन क्वेश्चन चॉम्स्की हायरार्की से ही है। फाइनाइट ऑटोमेटा कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो बेसिकली हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था। दैट्स वाई ऑप्शन बी, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन है वो बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है, उसी को रिकॉग्नाइज करता है। दैट्स वाई फोर्थ का बी इज माय राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 टपल फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में बेसिकली 5 इनपुट टपल्स होते हैं। तो उन 5 टपल्स में से हमें बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो बेसिकली हमारे ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन फंक्शन, ऑप्शन बी इज इनपुट अल्फ़ाबेट, ऑप्शन सी इज इनिशियल स्टेट एंड ऑप्शन डी इज आउटपुट अल्फ़ाबेट। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज आउटपुट अल्फ़ाबेट, क्योंकि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें हमारे पास टोटल 5 टपल्स होते हैं एंड दोज टपल्स आर लाइक फर्स्ट वन इज कैपिटल क्यू इज स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स। Next one is Q0. Q0 is my initial state, and then we have a sigma.
sigma, which represent the input alphabet, and we have another one which is delta. Delta stands for transition function, and one is last f. F stands for final state. तो बेसिकली ये बेसिकली हमारे पास 5 टपल्स होते हैं, एंड यही 5 में से इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो हमारा पार्ट नहीं होता. दैट्स वाई आउटपुट अल्फ़ाबेट इज माई राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट है कि एनी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. तो फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है. ये स्टेटमेंट कौन सा थ्योरम ने दिया है ये हमें बताना है. तो ऑप्शन ई इज आर्डेंस थ्योरम, ऑप्शन बी इज क्लिन्स थ्योरम, ऑप्शन सी इज राइस थ्योरम, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा क्लिन्स. तो क्लिन्स थ्योरम ही ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें कि कहा गया है कि एनी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स एंड विथ 101. तो हमें बताना है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विथ 101. तो बेसिकली ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लाइक 2023 में. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने रिक्वायर होंगे टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विथ 101. तो बेसिकली इसके ऑप्शंस हैं 3, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 1, एंड ऑप्शन डी इज कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड. तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज 2. तो बेसिकली 2 स्टेट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा ये स्टेट है और एक मेरा ये स्टेट है. तो इस स्टेट से मेरा ये ट्रांजिशन जा रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि इससे मेरा 1 गया, 1 सिंबल, एंड फिर यहाँ से ये मेरा गया 0 पे, और फिर मतलब मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं. तो ये 1 पे गया एंड ये 0, एंड फिर ये 1 आ गया. तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विद 101. तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमारा जो सबसे इनिशियल जो स्ट्रिंग बनेगा, सबसे स्टार्टिंग स्ट्रिंग जो बनेगा, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग, वो हमें करके और उसको पहले एक्सेप्ट करना होता है कि कौन सी स्ट्रिंग बन रही है और क्या उसका लाइक लैंग्वेज बन रहा है. फिर उसको हम एक्सेप्ट करने को देखते हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1, ये 1, और फिर ये 0 आया और फिर ये 1. दैट्स वाई यहाँ पे 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now let's move on to the eighth question. If NFA has a 6 state and is converted to DFA, the maximum possible number of states in DFA is. तो बेसिकली एक लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग के लिए NFA बनाया गया है जिसमें कि टोटल 6 स्टेट्स हैं, और जब उस NFA को DFA में कन्वर्ट किया गया तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स उस DFA में कितने होंगे ये हमें बताना है. तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 64, ऑप्शन बी इज 32, ऑप्शन सी इज 128, एंड ऑप्शन डी इज 187. तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि 2 का पावर n. तो बेसिकली 2⁶ दैट इज 64. दैट्स वाई 64 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे इन DFA फॉर अ NFA विच हैज 6 स्टेट्स. तो उस NFA को जब हम DFA में कन्वर्ट करेंगे और उस NFA में अगर 6 स्टेट्स हैं तो जो हमारा आउटपुट DFA बनेगा उसमें 64 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल होंगे. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन. अ लैंग्वेज फॉर विच DFA एग्जिस्ट इज. तो इनमें से किस लैंग्वेज के लिए DFA एग्जिस्ट करता है. तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज एनी लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज कैन नॉट बी सेड. तो DFA हम सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को का ही बना सकते हैं. तो रेगुलर लैंग्वेज इज द राइट आंसर. सो 9 का बी, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज. रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही सिर्फ DFA एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई रेगुलर इज माई राइट आंसर. नाउ लेट्स कम ऑन टू दी 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट 01 is described by the regular expression 01 star, then 0, 0 plus 1 star, 0, and then 0 plus 1 star. तो बेसिकली ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कि हमारा इनपुट सिंबल जो है, इनपुट अल्फ़ाबेट वो 0 और 1 है. तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से वो लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे. तो हमारा ऑप्शन है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग सबसेट 00. Option B is the set of all string containing at most 2 zeros. Option C is the set of all string containing at least 2 zeros.
and option D is the string of all string that start with 0 and end with 1. तो बेसिकली ये हमारा जो 0+1 होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो बेसिकली ये कहता है कि द स्ट्रिंग कंटेनिंग एप्सिलॉन एंड एनी नंबर ऑफ 0 and 1 और बोथ कंबाइंड. तो बेसिकली 0+1 का मतलब 0+1 का मतलब कि 0 भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ. तो बेसिकली इसका हमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बेसिकली ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 0 ये है और एक 0 ये है, और अगर मैं सबसे मिनिमम स्ट्रिंग भी इससे बनाऊं तो ये मेरा फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन हो गया, ये भी मेरा एप्सिलॉन हो गया और ये भी मेरा एप्सिलॉन हो गया. तो अगर ये तीनों स्टार वाले जो ब्रैकेट के अंदर हैं, अगर ये तीनों एप्सिलॉन हो गए, देन इन दैट केस सिर्फ मेरा एक ये 0 बचेगा और एक ये 0 बचेगा. तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो स्ट्रिंग बन रहा है उसमें एटलीस्ट 2 zeros तो होंगे ही. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन. तो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डीएफए मैप्स. तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है हमें वो बताना है. तो हमारा ऑप्शन ए है कि सिग्मा मल्टीप्लाई क्यू गिव्स सिग्मा, and then q multiply q gives sigma, and sigma multiply sigma gives q, and q multiply sigma gives q. तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी. व्हेन q मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा देन इट गिव्स q इज माय सेट ऑफ ऑल स्टेट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 12. द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ NFA मैप्स. तो NFA स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो इसमें हमारे से ट्रांजिशन फंक्शन अगेन पूछा गया है. तो हमारे ऑप्शंस हैं कि q मल्टीप्लाई सिग्मा गिव्स q, and q multiply sigma gives 2 raised to q, and q multiplies sigma gives 2 raised to n, and q multiplies sigma gives qn. तो बेसिकली ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर. तो फ्रेंड्स आप ट्रांजिशन फंक्शन भी उसका मेमोराइज रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन. विच ऑफ द टेक्निक इज यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर. तो कौन सी टेक्निक का हम यूज करते हैं टू प्रूफ और टू चेक कि ये मेरा लैंग्वेज नॉन रेगुलर है या फिर रेगुलर है. तो हमारे ऑप्शंस हैं आर्डेंस थ्योरम, ऑप्शन बी इज ऑगडेन थ्योरम, ऑप्शन सी इज पंपिंग लेमा, ऑप्शन डी इज थॉमसन रूल. तो बेसिकली पंपिंग लेमा एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम टू प्रूफ और टू चेक वेदर द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. दैट्स वाई पंपिंग लेमा इज द राइट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन है कि इन अ मिले मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ. तो बेसिकली जो हमारा फाइनाइट मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें दो एक यूनिक से मशीन यूज होते हैं. वन इज मुरे मशीन एंड द अदर वन इज मिले मशीन. तो बेसिकली मिले मशीन में पूछा जा रहा है कि आउटपुट जो है वो आउटपुट सिंबल किस चीज से एसोसिएटेड रहता है. तो हमारे ऑप्शंस हैं करेंट इनपुट एंड करेंट स्टेट, ऑप्शन बी इज प्रेजेंट स्टेट, ऑप्शन सी इज नेक्स्ट स्टेट, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव. तो बेसिकली जो मिले मशीन होता है उसमें आउटपुट हमारा करेंट इनपुट एंड करेंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड रहता है, एंड मुरे मशीन जो है, मुरे मशीन में हमारा जो प्रेजेंट स्टेट रहता है उसके साथ वो एसोसिएटेड रहता है. अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे कि अ लैंग्वेज फॉर विच नो डीएफए एग्जिस्ट इज. तो कौन से लैंग्वेज के लिए डीएफए एग्जिस्ट नहीं करता है हमें वो बताना है. तो our option ए is regular language, option B is non-regular language, option C is maybe regular, option D is none of these. तो बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही हम डीएफए नहीं बना सकते. तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज फॉर विच नो डीएफए एग्जिस्ट. तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स. एंड अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 16th. कैन अ डीएफए रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोम नंबर. तो क्या डीएफए पैलिंड्रोम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकता है या नहीं. तो बेसिकली पैलिंड्रोम नंबर हमारा होता है जैसे कि 1 1 0 एंड 1 एंड 1. तो बेसिकली पैलिंड्रोम नंबर जैसे कि ये है, तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है कि हमारा आगे से जो लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम बिगनिंग
और फ्रॉम एंडिंग और फ्रॉम बॉटम अगर हम उसको चेक करें तो हमें सेम स्ट्रिंग ही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पैलिंड्रोम नंबर का एग्जांपल है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या डीएफए इस नंबर को, इस पैलिंड्रोम नंबर को, इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं। तो हमारे ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी इज नो, ऑप्शन सी इज मे बी यस एंड ऑप्शन डी इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा नो, क्योंकि डीएफए जो है वो सिर्फ लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट होता है। बट इस नंबर को, इस पैलिंड्रोम नंबर को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें स्टैक की ज़रूरत होगी। एंड डीएफए में स्टैक मेमोरी नहीं होती, डीएफए बेसिकली लिमिटेड मेमोरी पे बना होता है। दैट्स वाई डीएफए जो है वो पैलिंड्रोम नंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। एंड टू रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोम नंबर वी नीड अ पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो बेसिकली पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक मेमोरी की जरूरत होगी। दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव our right answer is no, option B. Now let's move on to the next question. For a given input of length n in Moore machine, the output will be of length. तो बेसिकली मूरे मशीन में हमने किसी इनपुट को दिया हुआ है जिसका लेंथ n है। तो हमें हमसे पूछा गया है कि आउटपुट जो वो जनरेट करेगा, उस आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है n+1, ऑप्शन बी इज n एंड ऑप्शन सी इज n-1 एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली मूरे मशीन में अगर हम इनपुट n लेंथ का पास करते हैं तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो n+1 लेंथ का होता है। ये फ्रेंड्स आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार कि अगर मूरे मशीन में हम n लेंथ का इनपुट भेजते हैं तो आउटपुट हमें जो मिलेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसकी लेंथ होती है n+1। और अगर यहाँ पे मूरे मशीन की जगह मिले मशीन रहता तो मिले मशीन के केस में अगर हमारा इनपुट n लेंथ का है तो आउटपुट भी n लेंथ का ही होगा। तो ये फ्रेंड्स आप मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी, क्योंकि इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार पूछने की। तो ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा n+1 इन केस ऑफ मुरे, बट इन केस ऑफ मिले वी हैव n इज द राइट आंसर। सो मुरे के केस में n इनपुट के लिए n+1 आउटपुट होगा और मिले के लिए n इनपुट के लिए n आउटपुट लेंथ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। While applying pumping lemma, we consider a string X that belongs to L and fragment it into dash parts. तो बेसिकली जब हम पंपिंग लेमा अप्लाई कर रहे होते हैं और किसी भी स्ट्रिंग x पे जो लैंग्वेज L को बिलोंग करता है, तो हम उस x को कितने पार्ट्स में, कितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हमें ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 5। तो बेसिकली पंपिंग लेमा में हम किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर जो मिडिल पार्ट होता है उस पार्ट को हम पंप करते हैं, उसके पावर को हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी, दैट इज 3 parts is the right answer. Now let's move on to the next question. If R and S are two regular language, then R plus S is a। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टी से लिया गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आर एंड एस मेरे दो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो आर यूनियन एस प्लस दैट मीन्स कि यूनियन, तो यूनियन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की ली गई है। तो अगर आर यूनियन एस करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज यूनियन, ऑप्शन सी इज रेगुलर लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज नॉन। तो आर प्लस एस ऑलवेज गिव्स regular language when R and S are the regular expression. So regular expression is my right answer. Now let's move on to the question number 20. Question 20 है कि which of the following is analogous to NFA and NPDA respectively. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन चॉम्स्की हायरार्की से ही है। तो NFA stands for non deterministic finite automata and NPDA means non deterministic push down automata। तो ये बेसिकली किन से रिलेटेड है। तो हमें हमारे ऑप्शन है रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो NFA होता है वो हमारा रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है एंड NPDA सपोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 21 नंबर क्वेश्चन। Which of the following automata takes Q
एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो इनमें से कौन सा ऑटोमेटा जो है वो क्यू का यूज करता है फॉर ऑक्सिलरी स्टोरेज? तो हमारे ऑप्शन है फाइनाइट ऑटोमेटा, ऑप्शन बी इज पुश डाउन ऑटोमेटा, ऑप्शन सी इज लीनियरली बाउंड ऑटोमेटा, एंड ऑप्शन डी इज ट्यूरिंग मशीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ट्यूरिंग मशीन। और अगर यहाँ पे स्टैक पूछा गया रहता तो स्टैक हम मेजरली पुश डाउन ऑटोमेटा में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्यू है और वो भी ऑक्सिलरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई ट्यूरिंग मशीन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। Now let's move on to the 22 question. Under which operation NFA is not closed? तो ये भी क्वेश्चन अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी से है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन उससे भी इस बार पूछा जाने के चांसेस बहुत ही हाई है। तो इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर विच ऑपरेशन एनएफए इज नॉट क्लोज्ड। तो किस ऑपरेशन के लिए एनएफए जो है वो क्लोज्ड नहीं होता वो हमें बताना है। तो बेसिकली ऑपरेशंस हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ 7 to 8 प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज यूनियन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंटेशन, देन थर्ड फोर्थ वन इज लाइक उसका क्लींस क्लोजर है, फिर आपका पॉजिटिव क्लोजर है, फिर उसके बाद से कॉन्केटिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो इन ऑपरेशन में से हमें बताना है कि एनएफए किसमें क्लोज्ड नहीं होता। तो हमारे ऑप्शन है क्लींस, ऑप्शन बी इज कॉन्केटिनेशन, निगेशन दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली एनएफए जो है वो रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एंड रेगुलर लैंग्वेज सारे के सारे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज्ड होता है। दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। Now let's move on to the 23 question. Which of the following production rule are accepted by Chomsky grammar? तो कौन सा प्रोडक्शन रूल चॉम्स्की ग्रामर एक्सेप्ट करता है वो हमें बताना है। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ए गोज टू बी सी, ए गोज टू स्मॉल ए, एस गोज टू स्मॉल ई, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबाव। तो बेसिकली कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, और नॉन टर्मिनल भी हम इसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल। एंड बी सी अगेन ये भी कैपिटल है, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल ही होगा। एंड ए गोज टू स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स अ टर्मिनल सिंबल। एंड देन यहाँ पे एस जो है वो अगेन हमारा वेरिएबल और नॉन टर्मिनल सिंबल है, एंड ई इज आवर टर्मिनल सिंबल। तो बेसिकली चॉम्स्की ग्रामर में हमारे पास दो रूल होते हैं। द फर्स्ट वन इज ए goes to BC, and our second one is A goes to स्मॉल a। तो बेसिकली जो हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है वो लाइक इसमें यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन इनको तो हम पहले रिमूव करते हैं, और फिर हमारा ग्रामर जो है वो रिजल्टेंट जो चॉम्स्की ग्रामर रूल है उसको एक्सेप्ट करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल है वो टर्मिनल वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकता है, या फिर जो हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है वो ग्रुप ऑफ या फिर मोर देन वन नॉन टर्मिनल सिंबल को डिटरमाइन कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। दैट्स वाई इन दैट केस ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Now let's move on to the 24th question. The format A goes to AB, small a and capital B refers to which of the following? तो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट कौन सा नॉर्मल फॉर्म को एक्सेप्ट करता है हमें वो बताना है। तो और फर्स्ट ऑप्शन इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी इज ग्रेवेज नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी इज बैकस नॉर फॉर्म, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज GNF, ग्रेवेज नॉर्मल फॉर्म। ग्रेवेज नॉर्मल फॉर्म में एक और इसका भी एक अलग थ्योरम है जिसमें की है कि A गोज टू A स्मॉल a एंड दैट इज कैपिटल X। तो जो हमारा X होगा वो बिलोंग्स टू कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वेरिएबल और नॉन टर्मिनल यू कैन से, एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू टर्मिनल सिंबल। तो ये बेसिकली हमारा GNF का ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सिमिलर फॉर्मेट बेसिकली हमारा ग्रेवेज नॉर्मल फॉर्म में एक्सेप्ट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 25th क्वेश्चन कि व्हाट इज द पंपिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ x। तो बेसिकली पंपिंग लेंथ दैट मीन्स ये पंपिंग लेमा से लिया गया है। तो पंपिंग लेमा बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपने कवर किया था कि पंपिंग लेमा इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू चेक वेदर अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो बेसिकली पंपिंग लेमा
हमारे जो रेगुलर लैंग्वेज है उस पे ही एक्सेप्ट किया जाता है, उसको वो चेक करता है कि ये रेगुलर है या फिर ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि जो मेरा लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है, तो अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता होगा। दैट इज बट ऑब्वियस कि अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे उस फाइनाइट ऑटोमेटा में, उस मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को ही हम पंपिंग लेंथ बोलते हैं। तो pumping length states that कि the minimum number of states that are required to make a minimum possible finite state machine for a particular string of length x। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा x प्लस वन। तो अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ x है तो उसका जो पंपिंग लेंथ होगा वो x प्लस वन होगा। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ x है तो उसका पंपिंग लेंथ जो होगा वो x प्लस वन होगा। और बाकी ऑप्शन है जैसे कि x है, ऑप्शन सी इज x माइनस वन एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस, बट फॉर दिस द राइट ऑप्शन इज x प्लस वन। लेट्स मूव ऑन टू दी 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स ऑफ 0 प्लस वन स्टार विल बी। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 प्लस वन है वो 0 प्लस वन स्टार है। दैट मीन्स कि उसमें जीरो भी हो सकता है, उसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है, उसमें वन भी हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो 0 प्लस वन स्टार कंटेनिंग एप्सिलॉन एंड एनी नंबर ऑफ 0 और 1 और बोथ कंबाइंड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारे ऑप्शन हैं 0 प्लस वन स्टार एंड ऑप्शन सी इज नल एंड ऑप्शन डी इज 0 प्लस वन स्टार। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 0 प्लस वन स्टार। Now let's move on to the 27th question. Regular expression are closed under। तो ये भी क्वेश्चन अगेन चॉम्स्की क्लोजर प्रॉपर्टी से लिया गया है, जिसमें कि हमें पूछा गया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन से ऑपरेशन में क्लोज्ड होता है। तो हमारे ऑप्शन है यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लीन स्टार एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इन सारे ऑपरेशंस के लिए क्लोज्ड होता है। तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Now let's move on to the 28th question. Michael Nerod does the following। तो हमारे ऑप्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, ऑप्शन बी टेल्स अस एग्जैक्टली व्हेन अ लैंग्वेज इज रेगुलर एंड ऑप्शन सी इज रेगुलर मिनिमाइजेशन ऑफ DFA एंड टेल्स अस एग्जैक्टली व्हेन अ लैंग्वेज इज रेगुलर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन सी मेफिल नेरोड ही थे जिन्होंने कहा था कि कब एक लैंग्वेज रेगुलर होगा और हम DFA को मिनिमाइज और लेटर स्टेजेस में और उसके स्टेजेस को हम मिनिमम कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ये महफिल नेरोड ने ही दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 29th क्वेश्चन। L and complement of L are recursive enumerable, then L is। ऑप्शन ए इज रेगुलर, ऑप्शन बी इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ऑप्शन सी इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड ऑप्शन डी इज रिकर्सिव। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि एक हमारा लैंग्वेज एल है और उस लैंग्वेज का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोनों के दोनों रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज हैं। तो जो एल होगा वो उससे हम क्या बोलेंगे, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर, ऑप्शन बी इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ऑप्शन सी इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ऑप्शन डी इज रिकर्सिव। तो when a language L and its complement 2 are recursive enumerable, then it defines that L is recursive। तो अगर कोई लैंग्वेज L और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों अगर रिकर्सिव एन्यूमरेबल हैं तो ये प्रूफ करता है कि L जो होगा वो रिकर्सिव भी होगा। तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मूरे मशीन इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश टपल्स। तो मूरे मशीन में टोटल कितने टपल्स होते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 7। तो बेसिकली मूरे मशीन में टोटल जो टपल्स होते हैं उनकी काउंट 6 होती है। 6 इन द सेंस कि सबसे पहले हमारा कैपिटल Q आता है, देन हमारा सिग्मा आता है विच रिप्रेजेंट द इनपुट अल्फाबेट, और उसके बाद हमारा आता है कैपिटल O रिप्रेजेंट आउटपुट सिंबल, and then we have delta represent our transition function, and then we have lambda जो कि हमारा आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, and the last one is Q0 represent the initial state or you can say start symbol।
तो बेसिकली टोटल हमारे पास 6 टपल्स होते हैं पूरी मशीन में। दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 6 टपल्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।